Hi everyone, this is Gurasi Score and this is the second video for chapter number 1st of 12th class psychology, variation in psychological attribute. In the first video, I have already told about the basic features about variability, individual differences and situationism and situationist perspective. In this video, we'll be covering 5 major topics: assessment, significance of assessment, types of assessment, domains of assessment, and methods of assessment. So, if you are the one who have doubt in any of these 5 topics, this video is for you. Alright, I hope to make things clear for everybody. ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल से बात करी थी कि आई एम एन एग्रेसिव पर्सन. ठीक है, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे बिकॉज साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट एग्जाम्पल्स. आपकी लाइफ में ऐसे बहुत बार मौके आते होंगे जब लोग कहते होंगे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना. जब कभी इंटरव्यूज़ दोगे तो उनका पहला सवाल ये होता है कि कुछ अपने बारे में बताओ. तो हम अपने बारे में बता देते हैं, कभी बढ़ चढ़ के तो कभी खुद को वर्थलेस प्रूफ करके. किसी के बारे में जान के उस पर विश्वास करना इतना ईजी नहीं होता, राइट. इफ़ समबडी इज़ इन फ्रंट ऑफ मी और वो मुझसे ये कह रहा है कि मैं बहुत डोमिनेंट हूँ, तो मैं इग्नोर कर दूंगी. टू बी ऑनेस्ट, वाई विल आई बिलीव दैट पर्सन? मैं उसको जानती नहीं हूँ, मेरी उससे बात नहीं हुई है. इतनी आसानी से हम किसी पे भी विश्वास नहीं करते हैं. हमारे में साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं, है ना. यू माइट बी शाय, यू माइट बी डल, यू माइट बी इम्प्रेसिव, यू माइट बी सबमिसिव, यू माइट बी डोमिनेंट. बहुत सारे ट्रेट्स हैं हमारे पास और हमारे फ्रेंड्स में भी होते हैं, फैमिली में, सब में होते हैं. असेसमेंट क्या करता है? असेसमेंट उन ट्रेट को असेस करता है. पेपर क्यों होते हैं? देखा जाए तो पेपर्स नहीं होने चाहिए, जो क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवैल्यूएट करके दे दे छुट्टी. जैसे जब 12th के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो क्यों लेते हैं? ताकि आप लोगों को एक बार हम असेस कर ले कि आपने क्या पूरे साल पढ़ाई करी है और उसके बाद आपको कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा. असेसमेंट ज़रूरी होता है. ओके, असेसमेंट इज़ नेसेसरी ताकि आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करा जा सके. असेसमेंट इज़ नेसेसरी ताकि हमें पता लग सके कि क्या वो चीज़ है भी या नहीं है. ओके, 10th के बाद बहुत बच्चे होते हैं जो अपना करियर रिलेटेड असेसमेंट फिल करते हैं, जिससे उन्हें ये पता लगता है कि उनके लिए कौन सी ऑक्यूपेशन, उनके लिए कौन सा प्रोफेशन सबसे बेस्ट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि असेसमेंट क्या होता है. असेसमेंट रेफर्स टू measurement of psychological attributes of individual and their situations, often using multiple methods in terms of certain standard of comparison. Basically, assessment वो है जिसके अंदर हम सामने वाले पर्सन के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को मेजर करेंगे. ठीक है, सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मेजरेबल होते हैं. डिग्री ऑफ डोमिनेंस हो गया, डिग्री ऑफ हाइपर एक्टिविटी हो गया, डिग्री ऑफ इम्पल्सिटिविटी हो गया, हर चीज़ मेजर होती है. ठीक है, मेरा सिर्फ ये कहना कि मैं एक शाय लड़की हूँ इतना इनफ नहीं है. इवन शाइनेस की भी एक डिग्री एग्जिस्ट करती होगी मेरे अंदर. ओके, तो उसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं कि कैसे मेजर करते हैं. ऑब्वियसली एज अ ले मैन हम तो नहीं कर सकते, पर साइकोलॉजिस्ट वो वाले टेस्ट ज़रूर यूज़ करते हैं उस चीज़ को असेस करने के लिए. ओके, सो अब हमारे पास आता है असेसमेंट के टाइप्स. असेसमेंट के टाइप्स है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ये पता नहीं मेरे हाथ पे क्या हो गया. एनीवेज, अच्छा, अब देखो इनके बीच का डिफरेंस ना बहुत बार आता है पेपर में. ओके, फॉर्मल असेसमेंट को याद करने के लिए जस्ट रिमेंबर दिस की टर्म, दिस इज़ OSO. अब आप पूछोगे कि ये OSO क्यों याद करना है? क्योंकि यूजुअली ऐसी चीज़ों के अंदर स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड कि एक्चुअली में वो थर्ड चीज़ क्या थी. 3 चीज़ें होती है ना, तो हमें याद करते टाइम पहली और तीसरी याद हो जाती है, बीच वाली कभी कभार रह जाती है, फिर वाइस वर्सा. इसीलिए OSO से आपको तीनों याद रहेगा. द फर्स्ट O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव, S stands for standardized, and this O stand for objective, standardized, organized. पता नहीं मेरी राइटिंग को क्या होते जा रहा है. एनीवेज, ठीक है. अब OSO के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है RSPM. या बाद में पढ़ोगे अपने 12th के लास्ट में प्रैक्टिकल्स आते हैं ना, उसमें रीड करोगे.
अच्छा जी, फॉर्मल असेसमेंट में हमारे आते हैं वो असेसमेंट जिनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जिनका एक मेन ऑब्जेक्टिव है, जो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है? उनका एक सेट ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स हैं, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं करूँगी तो कोई और रिज़ल्ट मिलेंगे या अगर आप करोगे तो आपको कोई और रिज़ल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। वो फॉर्मलाइज्ड होती है, ठीक है? लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से यूज़ किए जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आरएसपीएम का मतलब आरएसपीएम का मतलब होता है रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ठीक है? अब शायद इसके नेम में थोड़ा सा चेंज आया है, तो वो आपको बता दूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एनीवेज, हाँ जी, तो अपना ये जो आरएसपीएम है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, पर मैं अभी आपका सस्पेंस लीक आउट करना नहीं चाहती, क्योंकि इट्स बेटर कि 12th के लास्ट में ही आपको पता लगे कि प्रैक्टिकल क्या होता है इसमें, सिर्फ इसका एग्जाम्पल याद कर लो। ओके, अब इनफॉर्मल क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये मदर एंड ये डॉटर, इनकी रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व करने के लिए। अब हो सकता है दैट आप मुझे ये बोलो कि ये दोनों के बीच की रिलेशनशिप सही नहीं है बिकॉज दे आर फाइटिंग, ठीक है? कोई भी रीज़न दे सकते हो। ओके, यू ऑब्जर्व डेट, ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत करा है, कुछ करा, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है। और मैंने ये रीज़न दिया कि इन दोनों की रिलेशनशिप बड़ी प्यारी है क्योंकि वो लोग थोड़ा छोटी मीठी नोकझोंक इनके बीच में चल रही थी, ठीक है? इसका मतलब है कि सेम सिचुएशन को जब आपने ऑब्जर्व करा तो आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकली, और जब मैंने ऑब्जर्व करा तो मेरी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकली। सही कौन है, गलत कौन है, हमने इस पे नहीं जाना। हमने किस बात पे जाना है कि इंटरप्रिटेशंस वेरी करती है। तो इनफॉर्मल असेसमेंट के अंदर सेम सिचुएशन को लेकर एक असेसर कुछ और इंटरप्रिटेट कर सकता है और दूसरा असेसर कुछ और इंटरप्रिटेट कर सकता है। इसीलिए इसको करने के लिए हमें बड़े ही ना मैच्योर और बड़े ही मतलब प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे नहीं कि कोई बंदा मुँह उठा के ये वाला असेसमेंट कर दे। फाइन, तो ये बेसिक डिफरेंस है। फॉर्मल का एग्जाम्पल है आरएसपीएम, इनफॉर्मल का एग्जाम्पल है ऑब्जर्विंग अ मदर डॉटर रिलेशनशिप एक्सेट्रा। और राइट, जब पेपर में डिफरेंस पूछा जाएगा यू हैव टू मेक अ टेबल, या चलो मैं पेपर वाले क्वेश्चंस की वीडियो ना फिर कभी और बनाऊंगी, नहीं तो इसकी लेंथ बहुत लंबी हो जानी है। या सो दिस वाज अबाउट असेसमेंट एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कर लिए कवर, इसको टिक कर देते हैं। असेसमेंट कर लिया, टाइप्स ऑफ असेसमेंट कर लिया। ओके, तो अब जो हमारा टॉपिक है ना, इसका आई सजेस्ट यू टू टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि ना ये अवेलेबल अच्छे से नहीं है एनसीईआरटी में। ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन आप ढूंढ नहीं पाओगे उसको क्योंकि वो बहुत ही मेस्ड अप लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एकदम मेस्ड अप तरीके से है। एनसीईआरटी के अंदर होता सब कुछ है, बस ये होता है कि हाँ उसमें से नोट्स बनाने आने चाहिए, उसमें से क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने आने चाहिए। एनीवेज, सिग्निफिकेंस ऑफ असेसमेंट। तो हमारा असेसमेंट हेल्प करता है हमारे बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में। अगर हमारे बिहेवियर में कोई भी चेंज आता है तो वो हमें असेसमेंट से पता इजीली लग जाता है। असेसमेंट काम करता है हमारे स्ट्रेंथ और हमारे वीकनेस को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है? ऑब्वियसली अगर मैं आज अपनी पर्सनालिटी का असेसमेंट करवाती हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या क्या है और मेरी वीकनेस क्या क्या है। ऑलराइट, और इसी के थ्रू मुझे अपने वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं बेसिक, वो भी धीरे धीरे पता लग जाते हैं, ठीक है? और अगर आप कहीं पर भी जाते हो जैसे कंपनीज़ के अंदर, तो वहाँ पे ना कुछ कंपनीज़ में तो वाइवा होते हैं, कुछ कंपनीज़ के अंदर क्या होता है कि वो आपसे एक साइकोलॉजिकल टेस्ट फिल करवाते हैं। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट फिल करवाने का पर्पस क्या है? उनका पर्पस यही होता है कि उससे वो आपको असेस कर रहे होते हैं कि अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आएगी तो आप उसमें कैसा बिहेव करोगे, या अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आप तब कैसा बिहेव करोगे, राइट? तो इस बेसिकली हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना, ठीक है? ओके जी, अब हमारा ये हो गया। नेक्स्ट आता है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। अब इसके लिए ना मैंने बड़ी एक प्यारा सा कुछ बनाया है, वो नेक्स्ट पेज पर है, बट बिफोर दैट हम ये 4 चीज़ें करनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये 4 क्या है? इसका इंट्रो। जब आप आंसर लिखोगे पेपर में तो अगर आप सीधा शुरू कर दोगे डोमेन से, जो कि इसके 5 डोमेन्स हैं, टीचर नंबर तो दे देगी लेकिन इम्प्रेस नहीं होगी, ठीक है? अब हमें सिर्फ नंबर नहीं चाहिए, हमें ऐसे नंबर चाहिए जो टीचर ने खुश होके दियो। ओके, तो हम सबसे पहले बात करते हैं दैट इसकी इंट्रोडक्शन क्या लिखनी है। तो इसके अंदर ये पॉइंट्स है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट लीनियर नहीं होते, अनडायमेंशनल नहीं होते, बल्कि मल्टी डायमेंशनल होते हैं,
ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि हम सबके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एक ही एट्रीब्यूट में ना जाने कितनी एट्रीब्यूट है। हम बड़े इजीली कह देते हैं ना कि यार मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ। इंट्रोवर्ट इज़ नॉट अ सिंगल एट्रीब्यूट। इंट्रोवर्ट के खुद के अंदर कम से कम 100 अलग अलग एट्रीब्यूट भरे भरे हैं। शाइनेस, विड्रॉल, आइसोलेशन वगैरह वगैरह। ठीक है। तो हमारे सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट मल्टी डायमेंशनल होते हैं। और अगर आपको एक बंदे को कंप्लीट असेसमेंट करना है एक इंसान का, मतलब आप चाहते हो आप एक बंदे के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो कि मुझे उसके बारे में जानना है और कंप्लीटली जानना है, उसको असेस करना है, तो फिर देखो उसको कॉग्निटिव, मैंने यहाँ पे डैश छोड़ रखा है क्योंकि वो बुक में काफ़ी लंबा सा सेंटेंस था, तो आप उसको कॉग्निटिव फील्ड में, उसके इमोशनल एस्पेक्ट में या कई सारी चीज़ों के हिसाब से उसको इवेल्युएट कर सकते हो अगर नेसेसरी है तो। ओके, अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारे डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। ठीक है, आई होप स्क्रीन सेट हो जाए, एक सेकेंड। या ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ना 5 डोमेन्स है और पहले भी बता दिया है आंसर लिखने के टाइम पे प्लीज़ यहाँ से स्टार्ट मत करना, पहले इंट्रोडक्शन लिखना। अब डोमेन्स पर आते हैं। इसके 5 डोमेन्स है: इंटेलिजेंस, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड। ठीक है, इन दोनों को अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर दो क्योंकि ये दोनों बाकी को कन्फ्यूज़ कर देंगे। या सिर्फ इतनी बात करते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है? अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको लग रहा हो कि हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं, जो बच्चा टीचर का फेवरेट होता है वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस ना ये नहीं होता। ऐसा नहीं कह रही कि इंटेलिजेंस ये बिल्कुल ही नहीं होता, पर सिर्फ ये नहीं होता, इसके बियॉन्ड होता है इंटेलिजेंस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ना इंटेलिजेंस की कम से कम आई विल प्रोवाइड यू 8 to 9 डेफिनेशंस। ठीक है, लिखी हुई एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, जिससे आपको जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वो इजीली याद हो जाएगा। अभी आ रही है सबसे पहली डेफिनेशन, जिसके अंदर हमारी बेसिक डेफिनेशन है दैट इंटेलिजेंस के अंदर इंटेलिजेंस एक ऐसी ग्लोबल कैपेसिटी है जिसके अंदर आपकी 3 मेजर चीज़ें हैं। नंबर 1, आप अपने वर्ल्ड को समझते हो। ठीक है। नंबर 2, आप होशो आवाज़ में सोचते हो। और नंबर 3, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उनका यूज़ इफ़ेक्टिवली करते हो। ठीक है, तो हमारे पास 3 डेफिनेशन पे पॉइंट आउट हो रही है। द फर्स्ट वन इज़ कि अपने वर्ल्ड को समझते हो, सेकंड इज़ आप रैशनली सोचते हो, और थर्ड इज़ कि आप अपने आसपास के रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, उनको मॉडिफाई करते हो। बट ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, कॉग्निटिव टेस्ट जो होते हैं वो हमें एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि एक पर्सन की इंटेलिजेंस कितनी है। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, जो बंदा कॉग्निटिव टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा वो स्कूल्स में अच्छा परफॉर्म करेगा, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, फाइन। लेकिन हमारी लाइफ का सक्सेस हमारे स्कूल टाइम पे या फिर हमारे पेपर में नहीं डिपेंड करता। जब आप कॉलेज में आओगे या जब आप अपना इंटरव्यू दोगे तो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके 9th क्लास में UT1 में आउट ऑफ 30 साइंस में कितने मार्क्स आए थे, कोई नहीं पूछता। ठीक है, लोग तो 12th की परसेंटेज भी नहीं पूछते इनफैक्ट कॉलेज के बाद। तो इंटेलिजेंस सो हमारा जो इंटेलिजेंस होता है वो ग्लोबल कैपेसिटी है और उसके अंदर 3 चीज़ें आ गई है डिस्कस्ड। वैल्यूज़ क्या होती है? अब वैल्यूज़ होती है, अगर मैं आपको बेसिक भाषा में बोलूँ, हम सब लोग ना जज करते हैं। ठीक है, सब करते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली मैं भी करती हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप किसी को जज कर रहे हो, वो जज करने के पीछे एक स्टेटमेंट होती है ना कि क्यों जज कर रहे हो, राइट। मेरे सामने किसी ने कोई अजीब सी हरकतें कर रहा है, सड़क पे खड़े होकर डांस कर रहा है, तो मेरे मन में आएगा कि इसको हुआ क्या है, इसका दिमाग ठीक है नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि कुछ वैल्यूज़ बना रखी होती है हम सब लोगों ने, और उस वैल्यूज़ के बेसिस पर हम लोगों को जज करते हैं। जज वैसे इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट एनीवेज इट्स ओके। तो अगर मेरी वैल्यू ये है दैट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एनिमल्स एंड वी शुड नॉट हर्ट देम, ये मेरी वैल्यू है। ठीक है, अब मैं इसी वैल्यू के हिसाब से बाकियों को देखती हूँ। मेरे सामने कोई इंसान आया, उसने अपने डॉग को हर्ट कर दिया। अब मेरे मन में क्या आएगा कि ये वाला जो इंसान है वो बिल्कुल बदतमीज़ है और मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू हर्ट हुई है। तो जो मैंने वैल्यूज़ बना रखी थी, मेरे लिए वैल्यू क्या थी? रिस्पेक्टिंग एनिमल्स, और ये मेरा एक डोमिनेंट वैल्यू है। ठीक है, एक ऐसी डोमिनेंट वैल्यू जिसको मैं ख़राब होते हुए हरगिज़ देखना पसंद नहीं करूँगी। आप भी सोचो कि आपकी क्या वैल्यूज़ है और मुझे भी बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जैसे मैंने बताया,
और वैल्यू कुड बी कि अपने पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर मेरे सामने कोई इंसान अपने पेरेंट्स की बेइज्जती कर रहा है, उनसे ठीक से बात नहीं कर रहा, तो भी मेरे मन में यही बात आएगी कि इस इंसान को तमीज़ नहीं है। ठीक है, वैल्यूज़ हो गया। अब आते हैं पर्सनालिटी पे। पर्सनालिटी बहुत बार सुना हुआ है। अब देखो, कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनता है तो इसका मतलब ये नहीं उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। हाँ, पैसा होगा बंदे के पास, लेकिन पर्सनालिटी नहीं। पर्सनालिटी होती है आपकी वो इनर कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको औरों से अलग बनाते हैं। इसके बारे में ना मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी नहीं, क्योंकि ये चैप्टर 2 का टॉपिक है, तो वही करें तो ज़्यादा बेटर है। बट एनीवेज थोड़ी सी कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है कि पर्सनालिटी आपका बिहेवियर प्रिडिक्ट करती है। अब किसी इंसान की बड़ी डोमिनेट और मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है, तो खुद सोचो कि वो पॉलिटिशियन बनेगा तो कितना सही बनेगा। वेराज किसी इंसान की पर्सनालिटी ऐसी है जो बहुत केयरिंग है, लविंग है, तो जब वो इंसान किसी का हस्बैंड या वाइफ बनेगा तो कितना सही बनेगा, है ना। तो ये छोटी मोटी असम्पशंस है, हम सब लोग खुद ही कर सकते हैं। ओके, अब आ जाओ मेन बात पे, जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग नहीं है, पर हाँ क्या कहूँ, बस देख लो। इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? मेरी प्रेफरेंस। ठीक है, कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है। मुझे, अगर मैं आपको अपने पर्सनल लेवल पर बताऊँ, तो फिर मेरे को पूरा दिन राइटिंग करना बहुत पसंद है। मैं पूरा दिन लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं राइटिंग के लिए कुछ भी छोड़ दूँगी, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट बसा हुआ है और ये मेरी प्रेफरेंस है। हम जब 10th के बाद 11th में आते हैं, तो होते हैं कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को टेस्ट फिल करवाते हैं, जिससे उनको इनके इंटरेस्ट का पता लगे कि हम एक्चुअली में इंटरेस्टेड है किस में। तो इंटरेस्ट हम सबको क्लियर है, तो ईजी है। अब नया वर्ड हमारे लिए 12th में ये आता है एप्टीट्यूड, जो इसके साथ कोलेट करता है। एप्टीट्यूड का पहला डिफरेंस ये आता है कि ये पोटेंशियल है, ये प्रेफरेंस है, ये पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। और एप्टीट्यूड क्या प्रिडिक्ट करता है? आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है कि क्या मैं वो चीज़ कर सकता या फिर सकती हूँ। अगर मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल ईजी भाषा में बताऊँ, इंटरेस्ट होता है वांट। ठीक है, मैं जो ट्यूशन जिनको पढ़ाती हूँ उन्हें भी ऐसी ऐसी बताया था मैंने। इंटरेस्ट है वांट, मतलब जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ, आई वांट टू डू। और एप्टीट्यूड है कैन, मतलब आई कैन डू। फाइन। अब वांट और कैन में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। मैं ना सिंगर बनना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर, लेकिन आवाज़ अच्छी नहीं है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी आर्ट को देखने आए, मैं चाहती हूँ मेरी आर्ट बहुत महंगी महंगी बिके, आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट विद माई आर्टिस्टिक क्रिएचर्स। पर जब ड्राइंग करने पे आती हूँ तो आई कैन नॉट इवन ड्रॉ मैंगो, बाय द वे दिस इज़ ट्रू। ठीक है, अब इट्स लाइक कि एक कोई भी चीज़ जो आप करना चाहते हो, यू वांट, लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें वो वाली बातें मत लेकर आ जाना कि इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, जो मर्ज़ी कर लो। आप कौवे से कोयल की बानी तो नहीं बुलवा सकते ना, राइट। कुछ चीज़ें होती है जो हमारे बस में नहीं होती। ठीक है, अगर एक इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वो पढ़ ही नहीं रहा है, उसका IQ ही नहीं है, वो खुद भी नहीं पढ़ना चाह रहा, उसको बुक्स ही नहीं पढ़नी, तो इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बुक में जो ये रिलेशन है ना बिटवीन इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, ये काफ़ी बाद में दे रखा है, बट आई पर्सनली फील कि यहाँ बताना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अभी से ये डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। तो ये बहुत ही एक पूछा हुआ डिफरेंसेस है। इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, एप्टीट्यूड, पोटेंशियल। इंटरेस्ट इज़ व्हाट आई वांट टू डू, एप्टीट्यूड इज़ व्हाट आई कैन डू। लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड दोनों चाहिए। अब हमारे पास ये डिफरेंसेस हो गए, हमने 5 डोमेन्स भी कर लिए, असेसमेंट कर लिया, सिग्निफिकेंस कर लिया। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई हो। मेथड्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुकी है। कोई भी आपको डाउट हो, यू कैन जस्ट ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट प्राइवेट ट्यूशंस एंड stuff, so you can contact me as well. Yeah, that's it. Thank you.